अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूवर्स, कुलीग्स, बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने इससे पहले सेक्शन 1 पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का डिस्कस किया था। उम्मीद है आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। अब बाद नमाज इशा मैं अपना सेक्शन नंबर 2 को आपको थोड़ा सा कोशिश करूँगा गाइड कर सकूँ, आप लोगों की रहनुमाई कर सकूँ, मैं अपना भी रिपीट कर लूँ। तो बार बार आपको रिपीट इसलिए करवा देता हूँ ताकि आप लोग भी समझ सकें, मेरा भी रिपीट हो सके। मुझे दोस्तों के कॉल वगैरह भी आती हैं और मैं उन्हें गाइड भी कर देता हूँ। अगर किसी भाई को बहन को फ्री नोट्स की ज़रूरत हो, मुझे अपना ईमेल एड्रेस बता दें, मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें, मैं उस पर डेली का जो टॉपिक हुआ करेगा उसे नोट्स की शेप में सॉफ्ट कॉपी में भेज दिया करूँगा। ठीक है, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में नोट्स अवेलेबल हैं जो जो लेक्चर हम दिया करेंगे उनके। तो अब आते हैं हम अपने आज के सेक्शन पर। सेक्शन नंबर 2 है जनाब हमारा, जिसमें जो है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस विच इज़ कमिटेड इन पाकिस्तान, यानी कि जो ऑफेंस पाकिस्तान की हदूद के अंदर कमिट हुआ होगा उनकी सज़ाएँ क्या होंगी, उनको सज़ा पाकिस्तान पिनल कोड के तहत दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हर शख्स मजमूआ कानून हाजा के अहकाम के ख़िलाफ़ किसी फेल या तर्क यानी कानून के ख़िलाफ़ कोई भी इलीगल एक्ट करेगा, जो मैंने पिछले भी सेक्शन में सेकंड फर्स्ट में भी आपको बताया था, उसके क्राइम की एग्जाम्पल देते हुए इसमें बताया गया है कि मजमूआ कानून हाजा यानी पाकिस्तान पिनल कोड के अहकाम के ख़िलाफ़ किसी फेल या तर्क फेल के लिए जिनका वो अंदरून पाकिस्तान मुजरम हो, उसके तहत और बसूरत दीगर नहीं सज़ा का मुस्तवजब होगा। उसने कोई एक्ट पाकिस्तान की हदूद के अंदर कर दिया और वो बाहर भाग गया, अगर तो हमारे वहाँ की एम्बेसी के साथ ऐसे तल्लुकात हैं, कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारे हैं, कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारे नहीं हैं। इंटरनेशनल लॉ अगर आप जाएं, इंटरनेशनल लॉ अगर आपको आता है, अगर इंटरनेशनल लॉ के कुछ दोस्त इधर होंगे उनको इस चीज़ की समझ आएगी। इंटरनेशनल कवानीन भी ऐसे होते हैं जिनको ट्रीटीज़ कहते हैं, मुआहदात कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में लफ्ज़ होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट और चीज़ होता है, मुआहदा जो इंटरनेशनल होते हैं उनको इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कहते हैं, और जो कानून होते हैं, लॉज होते हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं, उन्हें इंटरनेशनल लॉज कहते हैं। अगर तो हदूद पाकिस्तान की हदूद यानी पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर कोई ऑफेंस किसी बंदे ने किया है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गोली मारी है पाकिस्तान की हदूद के अंदर, और उसी रात ही वो पाकिस्तान की हदूद से अफगानिस्तान भाग गया है, या उसी रात ही वो पाकिस्तान की हदूद से किसी और कंट्री में चला गया है, फिर जब तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आएगा उसके खिलाफ उसको पकड़ा नहीं जा सकता। हाँ, उस सूरत में पकड़ा जा सकता है अगर आपके उस मुल्क के साथ जिस मुल्क में वो गया होगा इंटरनेशनल लॉज के तहत ये चीज़ दी गई हो कि हम आपका कैदी, आपका मुल्ज़म, आपका मुजरम वापस करेंगे। ठीक है, अगर तो ट्रीटीज हुआ होगा तो वो वापस होगा, अगर ट्रीटीज नहीं हुआ होगा तो वो वापस नहीं होगा। इसमें सिर्फ इतनी सी बात की हुई है कि जो भी बंदा इस ऑफेंस के तहत यानी इस सेक्शन के तहत पाकिस्तान में कोई भी ऑफेंस कमिट करेगा उसे पाकिस्तान पिनल कोड के रूल्स के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। हाँ, कुछ ऑफेंसेस हैं, कुछ और भी हैं, कानून हैं, तो उनमें पाकिस्तान पिनल कोड नहीं आएगा, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर ही क्यों ना हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, समझाया था कि उसके लिए यानी कि आर्मी का कानून होता है, नेवी का कानून होता है, नेवी का कानून आ जाता है, आर्मी का कानून आ जाता है। उसके अलावा आप एयरशिप के जो होते हैं उनके कानून होते हैं, वो आ जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये सिर्फ उस मेरे दोस्त को, मेरे कुलीग को, मेरे भाई को समझाएगी जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल और स्पेशली जो पाकिस्तान की और बाहर के कंट्रीज की हदूद होती हैं, यानी कि एग्जांपल आपको दे दिया, फिर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता देता हूं कि अगर जुर्म पाकिस्तान की हदूद के अंदर हुआ है
तो उसकी सज़ा पाकिस्तान में ही मिलेगी। अगर पाकिस्तान में वो जुर्म करके बाहर जा चुका है, अफगानिस्तान भाग गया है, इंडिया भाग गया, अमेरिका भाग गया है, अगर हमारा उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो हम उन्हें वहाँ यहाँ वापस नहीं ला सकते। जैसे नवाज शरीफ का केस है, इंग्लैंड के साथ हमारा ये ट्रीटी नहीं है। नवाज शरीफ को अगर पकड़ना चाहे हुकूमत पकड़ सकती है, लेकिन उससे पहले ट्रीटी तो करना होगा, उनके साथ मुआहदा करना होगा। लंदन के साथ हमारा ऐसा कोई मुआहदा है ही नहीं। ये आपको जो समझा रहा था, अगर किसी मुल्ज़िम को अल्ताफ हुसैन देख ले बैठा हुआ आराम से यशी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लंदन के साथ मुआहदा है ही नहीं। अगर हमारा लंदन के साथ मुआहदा हो तो और बात है। बहरहाल एक छोटी सी एक चीज़ थी आपको समझानी थी, शायद आप लोग को समझ आ गई। और थोड़ी सी टॉपिक तो एक लाइन का था सेक्शन, लेकिन काफ़ी लंबा हो गया। अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी ना अथॉरिटीज देता हूँ कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उनका रेफरेंस, उनकी अथॉरिटी बाकायदा अकॉर्डिंग टू लॉ दे सकें। सबसे पहले जो अथॉरिटी आई थी वो मैं आपको बताता हूँ। 2004 CLD 373, जहाँ एक कानून में 2 किस्म की दफ़ात हों, एक वो जो ख़ास करैक्टर से मुतल्लक और दूसरी अमूमी नौइयत से मुतल्लक हो, तो खसूसी करैक्टर की दफ़ात को अख्तियार किया जाएगा। यानी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू चीज़ रखती होगी उसको समझा जाएगा। फिर एक और अथॉरिटी आती है 2002 CLC 198, इसका पेज है। अगर किसी नुक्ता पर खसूसी कानून की दफ़ात मौजूद ना हो तो अमूमी कानून की दफ़ात से मदद ली जा सकती है, और ऐसी सूरत में अमूमी कानून उसकी दफ़ात इस मकसद में लागू होंगी। जैसे मैंने आपको बाकी कानून बताए कि अगर कोई और कानून शामिल आ जाएगा तो फिर PPC साइड पे हो जाएगा, और उस कानून के तहत उस क्राइम की सजा दी जाएगी। यानी अगर आर्मी का फॉर एग्जाम्पल कोई होगा क्राइम, तो उसे आर्मी के लिहाज से, जैसे कोर्ट मार्शल कहते हैं उनका, यानी जो भी तरीक़ेकार होता है फौजी अदालतों का, उस लिहाज से होगा। कुछ और मामला होते हैं इंशाअल्लाह ताला को आपको आगे चल के समझ गाहे बगाहे आते रहेंगे, हम डिस्कस करते रहा करेंगे। मेरी कोशिश होगी मैं रोज़ आप लोगों से कुछ ना कुछ शेयर करता रहूँ, कुछ वाक़या, कुछ डिस्कशन, ETC वगैरह वगैरह। लाजमी नहीं कि हमने हर वक्त पढ़ाई करनी है, हम कोई अच्छी गुफ्तगू भी इधर डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन असल अब जो मकसद है वो ये है कि लॉ से अवेयरनेस होनी चाहिए मेरा भाई। तो जिसकी आपको मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अब अगली जो अथॉरिटी आई थी वो आई थी 2002 में, और एक साथ 2004 में भी सेम आई थी, जो 2002 CLC 1584 इसका पेज नंबर है। फिर 2004 में जो आई है उसका पेज नंबर है 92 CLD में। इसमें ये अथॉरिटी आती है, जिस तरह खसूसी दफ़ात को अमूमी दफ़ात पर फोकियत हासिल है, इसी तरह अमूमी कानून पर खसूसी कानून को फोकियत हासिल है। यानी कि अगर इस कानून को दूसरे कानून पे फोकियत हासिल है तो दूसरे कानून को भी इस कानून पे फोकियत हासिल है। अगर आप उस चीज़ को, अगर इसकी सज़ा उसमें नहीं है तो उसको इस पे फोकियत है, इसकी सज़ा उसमें नहीं है तो फिर उसको फोकियत है। एक में एक को फोकियत है, दूसरे में दूसरे को फोकियत है। बात सिर्फ थोड़ी सी समझने की है, अगर समझा जाए तो, अदरवाइज नहीं। अगली एक और आपको मैं अथॉरिटी बताता हूँ, बड़ी मज़े की अथॉरिटी है, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढी थी, काफ़ी पुरानी भी नहीं है लेकिन है बड़ी मज़े की। 2000 के बाद की है। मेरी कोशिश होती है कि मैं 2000 के बाद की अथॉरिटी ढूंढा करूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ आ चुकी हैं। 2004 CLD पेज नंबर 373, अगर किसी जगह पर 2 दफ़ात का इतलाक़ हो, उनमें से एक अमूमी नौइयत को दूसरी खसूसी नौइयत को, तो मखसूस नौइयत वाली दफ़ा का इतलाक़ होगा। यानी कि दोनों नौइयत ही हों, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ज़्यादा मखसूस हो, उसका इतलाक़ पहले होगा। ज़रूर उसके इतलाक़ को फोकियत दी जाएगी, उसके इतलाक़ को समझा जाएगा। मेरा ख्याल है बात समझ नहीं आई। एक जगह पे हमें PPC इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है कि हमने ये काम कर देना है एक दफ़ा पे, और एक जगह पे कोई और कानून कह रहा है कि हम ये काम कर सकते हैं। फिर कानून की रूल से अगर देखा जाएगा फोकियत किस चीज़ में है, तो फिर उसको फॉर एग्जाम्पल अगर PPC के थ्रू है तो फिर उसे PPC के थ्रू किया जाएगा डील। अगर किसी और कानून के तहत है तो फिर किसी और कानून के तहत उसे डील किया जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे एक और अथॉरिटी है, 2002 की है, CLC पेज नंबर 198 है। अगर किसी मामला में कानून की खसूसी दफ़ा मौजूद ही ना हो और अमूमी दफ़ा उस मामला में हो, तो उस अमूमी दफ़ा का इतलाक़ होगा। अगर कोई उस चीज़ में किसी दूसरे कानून में उसकी कोई दफ़ा ही नहीं है
तो किसी और कानून में उसकी कोई दफ़ा है, उसके मतलब कोई सज़ा है, उसके मतलब उसमें यानी कि वो कोई क्राइम है, कोई ऑफेंस है, कुछ तो है, तो ही ना, तो फिर ये अमूमी कानून उस पर लागू होगा। उसके बाद एक लास्ट और है अथॉरिटी मेरे पास, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा मैं। अथॉरिटी है 2001 में आई थी, YLR, जो ईयरली लॉ डाइजेस्ट वगैरह होते हैं, रिव्यू होते हैं, 289 पेज नंबर है। जहाँ अमूमी कानून और खसूसी कानून दोनों का तलाक हो रहा हो तो खसूसी कानून का तलाक किया जाना ज़रूरी है। यानी पे जहाँ पे दोनों कानूनों का हो रहा हो तो वहाँ पे दूसरे वाले का अख्तियार ज़्यादा है। ये तो था हमारा आज का टॉपिक। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। कोई इतना हैवी नहीं है, लोगों ने सर पे सवार किया होता है कि लॉ बहुत मुश्किल होता है, ETC वगैरह वगैरह। मैं कहता हूँ लॉ जितना आसान लॉ है उतना कुछ भी नहीं है। जितनी रिस्पेक्ट आपको लॉ ने देनी है, रिस्पेक्ट से हट के जितना लॉ ने आपको शऊर दे देना है ना, अगर आप लॉ को समझ सकते हो तो लॉ को समझते समझते लोग बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे तो नहीं किसी ने कहा वकील की वकालत तब जवान होती है जब वकील बूढ़ा हो जाता है, वकील के सर के बाल ही सारे सफ़ेद हो जाते हैं। अब आप लोग अपने बालों को सफ़ेद कलर ना करा लीजिएगा, उसके लिए तजर्बे की ज़रूरत होती है। वो तो एक एग्जाम्पल थी जस्ट। कोशिश करें जो यंग लाइट्स हैं वो फोकस करें, अपने जो एसोसिएट्स हैं अपने सीनियर्स के साथ सीनियर्स की अदब व एहतराम करें। सीनियर के आने से आधा घंटा पहले सारी फाइलें अगले दिन की इकट्ठी करके रखें। अगर सीनियर ने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है तो आप एज एसोसिएट अदालतों में जाके हाज़िरी लगवा कर आएँ। केस को अगर इंतज़ार में रखवाना है इंतज़ार में रखवाएं, अगर केस में डेट लेनी है आप केस में डेट लें। अगर आपको सीनियर ने अख्तियार दिया हुआ है, अगर आपको 2-3 साल अपने सीनियर के साथ हो गए हैं और सीनियर ने आपको अख्तियार दिया हुआ है कि आपने किसी जगह पे एप्लीकेशन पे या किसी छोटी मोटी ज़मानत पे या छोटे मोटे स्टे पे आर्गूमेंट करने हैं तो आप आर्गूमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपका स्टे कन्फर्म हो जाता है या नहीं होता, आपको अगर कोई डाउट है तो आपने केस को फिर इंतज़ार में रखवा देना है ताकि आपका सीनियर आके उस केस को अच्छे से बयान कर सके, अदालत को कन्वे कर सके। असल मकसद होता है अदालत को आपने कन्वे करना है पॉइंट से और डॉक्यूमेंट से। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट क्लियर है ना, आपका स्टे कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपकी ज़मानत, खैर ज़मानत की तरफ और आते हैं, जब आएंगे तो फिर आपसे डिस्कस करेंगे ज़मानत क्या है। तो ज़मानत पे हमारा 1 हफ्ता लग जाना है कि व्हाट इज़ बेल, किन किन केसेस में होती है, किन किन केसेस में होती नहीं है, पुलिस किन किन केसेस में क्या क्या करती है। पुलिस ऑर्डर भी पढ़ेंगे, पुलिस रूल भी पढ़ेंगे, फैमिली लॉ भी पढ़ेंगे, सिविल लॉ भी पढ़ेंगे। बट पहले ओवरऑल क्रिमिनल लॉ, ADPP और लीगल इंस्पेक्टर की तैयारी करेंगे। इनकी सीट्स आती रहती होती हैं। ADPP की सीट्स इंशाल्लाह ताला फिर आएंगी और इंशाल्लाह ताला उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जितनी जल्दी मुझसे हो सका मैं आप लोगों के साथ कोऑपरेट करूँगा, क्योंकि मैं खुद एडिशनल सेशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। इसी बहाने मेरा भी रिवाइज हो जाएगा। इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आप कोशिश करते रहेंगे, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप सुस्त लापरवाह हैं आप कुछ नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते, इज़्ज़त नहीं कमा सकते, शोहरत नहीं कमा सकते, अपने फ़ैसले खुद नहीं कर सकते। अगर अपने फ़ैसले खुद भी करोगे तो वो ठोस बुनियाद पे नहीं होंगे। कुछ अरसे के लिए आप कुछ और हो जाओगे, कुछ अरसे के लिए आप और हो जाओगे। खैर मैं फ़िलॉसफी की तरफ जा रहा हूँ, मैं फ़िलॉसफी की तरफ जा रहा, लेकिन अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस करें कि जैसे मैं आप लोगों से फेस बात कर रहा हूँ, लाइव बात कर रहा हूँ, कि आप मुझे भी सुने, लोगों को भी सुने, और अगर कोई बात अच्छी लगे काइंडली उस पर अमल करें। अगर कोई बात बुरी लगे उसके लिए मेरी तरफ से एडवांस माजरत। खुश रहें, आबाद रहें। मेरा मकसद होता है यहाँ आप लोगों के साथ आके मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है। इंशाल्लाह ताला कल हम सेक्शन नंबर 3 डिस्कस करेंगे।
फिर सेक्शन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, फिर सेक्शन 5 डिस्कशन करेंगे। हमारा एक चैप्टर पीपीसी का कंप्लीट हो जाएगा। देन हम सीआरपीसी का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसके 3 क्वेश्चन करेंगे। देन हम क्यूएससी के आर्टिकल्स एक चैप्टर करेंगे, कितने भी आर्टिकल उसमें होंगे वो करेंगे। ठीक है, हमने ये 3 बुक्स पहले करनी है, एक माह में इंशाल्लाह ताला हमने ना ये 3 बुक्स वाइंड अप करनी है। मैंने आपको सेक्शन वाइज पढ़ाना है, सेक्शन वाइज पढ़ाना है। सेक्शन आप पढ़ लो ना, आपका तकरीबन आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हो तो सब्जेक्टिव तो बंदा आराम से क्लियर कर लेता है। सब्जेक्टिव तो हमने ऑलरेडी पढ़ा होता है। आपको इंशाल्लाह ताला जितना हो सका आहिस्ता आहिस्ता आपकी रहनुमाई फरमाऊँगा। बाकी अब मुझे दे इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, और अगर रात को मौका मिला, रात को मज़ीद टाइम मिला तो सेक्शन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।